हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे ज्वालामुखी से बनने वाली अभ्यांतरिक स्थलाकृतियाँ इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स इसके बारे में देखेंगे। देखिए, पृथ्वी के गर्भ से पर्वती को तोड़कर ऊपर आने वाला लावा जो होता है वो संपूर्णतः ऊपर नहीं आ पाता है। उसका बहुत सा भाग पर्वती की चट्टानों में ही दबा रह जाता है, जो धीरे-धीरे ठंडा होकर कठोर हो जाता है एवं अपरदन के बाद जब वो चट्टानें टूट-फूट के द्वारा वहाँ से हट जाती हैं तो हमें नीचे बहुत सारी अनेक स्थलाकृतियों के रूप में हम सतह के नीचे वो दिखने लगता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार अंतर्वेधन से जो मैग्मा जब चट्टानों में दबा रह जाता है और धीरे-धीरे ठंडा होता है तो प्लूटोनिक चट्टानें कहलाती हैं वो। यानी अंदर जो चट्टानें वो उसपे दब के अंदर ही दरारों में या जो भी स्पेस बचा रहता है उसमें भर के जिस स्थलाकृति का रूप ले लेती हैं उन चट्टानों को हम प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। क्या कह सकते हैं कि मैग्मा के धरातल के अंदर ही जमा होकर बनने वाली चट्टानों को हम प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। बेसाल्ट चट्टानें जो ज्वालामुखी के बहिर्वेदन से बनी है चट्टानें हैं, उस लावा से बनी प्लूटोनिक चट्टान डोलोराइट्स कहलाते हैं। यानी बेसाल्ट जिसमें जो बेसाल्ट टाइप की जो चट्टानें होती हैं उससे जो आंतरिक चट्टानें बनती हैं उसे हम डोलोराइट्स कहते हैं। आगे देखते हैं इसे बनने वाले आंतरिक स्थलाकृतियों के बारे में। हम सबसे पहले जानते हैं सीट एवं सील ये क्या होता है। जो सीट एवं सील ये होता है जब ज्वालामुखी के मैग्मा बिना सतह को तोड़े ही या कह सकते हैं कि सतह के नीचे ही क्षैतिज रूप से, जैसे मान लीजिए कि ये चट्टान हो गई, इसके अंदर ही यदि यहाँ कहीं भी मैग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से चट्टानें बिना ऊपर तोड़े ऊपरी सतह को और इसके नीचे ही लगभग पतली परत के रूप में, जैसे यदि ऐसे यहाँ पे स्पेस रहता है और वहाँ पे वो जमा हो जाती है तो इसे हम सीट कहते हैं। और जो चट्टानों की जो जोड़े होती हैं, जोड़े लगभग जो सील होता है वो सीट की अपेक्षा इसकी मोटाई अधिक होती है। तो जो जोड़े होती हैं उन्हीं जोड़ों के बीच में लावा भर के ठंडा हो जाता है, तब उसकी जो क्षैतिज या ये नति थोड़ा सा झुकाव जो बनता है इसे हम सील कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि सीट की अपेक्षा सीट एक पतली क्षैतिज परत होती है और सील भी जो होता है क्षैतिज का कुछ झुकी हुई रहती है, लेकिन सीट की अपेक्षा ये जो सील होती है सील की मोटाई हमें अधिक देखने को मिलती है। जो भी वहाँ पे आंतरिक चट्टानों में जो भी दरारों का निर्माण हो रहा है उन दरारों के बीच ही इनका जो सील है इनका निर्माण देखने को हमें मिलता है। तो इन दरारों में जब ये मैग्मा भर के ठंडा हो जाता है तो इससे ये जो मोटी क्षैतिज या कुछ नत झुकी हुई परत रहती है इसे हम सील कहते हैं। और जो बिल्कुल सील के अपेक्षा जो बिल्कुल पतली परत होती है और धरातल की लगभग ये और पास होती है जो सीट होती है, इन दोनों में ये डिफरेंट है। आगे जो डाइक की बात करते हैं, जो डाइक होता है ये भी एक आंतरिक चट्टान कह सकते हैं कि आंतरिक स्थलाकृति ये ज्वालामुखी से बनने वाली। ये जो होती है चारों ओर की चट्टानों को लंबवत तोड़ता हुआ ये लावा दरारों में भर जाता है और चट्टानों के कटने के बाद ही डाइक जो है मीलों तक दीवार के समान खड़े दिखाई देते हैं लगभग। इसकी स्थलाकृति हम देखते हैं कैसे होती है। जो डाइक की स्थलाकृति बनती है, इसकी स्थलाकृति कुछ इस प्रकार बनती है। यहाँ जैसे मैग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से मैग्मा इसमें गैसों के प्रेशर के साथ ही फिर बाहर निकलने का प्रयास करता है और ये बाहर जैसे निकल रहा है। यहाँ से फिर जब इन आंतरिक चट्टानों के बीच हमें कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ कुछ नत उसमें दरारों का निर्माण हो जाता है, तो उन दरारों में भरने के कारण जो मैग्मा इन दरारों में जाके भर जाता है, इन दरारों में भरने के कारण फिर ठोस होके इस प्रकार हमें डाइक की आकृति देखने को मिलती है। ये भी कुछ क्षैतिज होता है लेकिन बिल्कुल क्षैतिज नहीं होता है। जो लैकोलिथ होता है, जहाँ लावा का जो अंतर्वेदन होता है परतदार चट्टानों के बीच होता है। ये जो परतदार चट्टानों के बीच ही ये देखने को मिलती हैं और उस मैग्मा में अत्यधिक गैसों का दबाव नहीं होता है और वो बाहरी चट्टानों को तोड़ के बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो ये मैग्मा क्या होता है कि परतदार चट्टानों के बीच में जब उत्तलाकृत स्थलाकृति में जमाव होती है देखने को मिलता है। ये मैग्मा है, यहाँ से दरारों द्वारा निकल रहा है, जो जहाँ भी इसे स्पेस मिलता है मैग्मा ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करता है, ऊपर भी निकल जाता है और जो यदि ऊपर नहीं निकल पा रहा है अंदर ही इसकी स्थलाकृति जाके ये जो ऐसे
उत्तल आकृति में इसका जमाव हो जाता है। इस प्रकार की स्थलाकृति को हम कहते हैं लयकोलिथ। इससे हमें लयकोलिथ का निर्माण देखने को मिलता है। इस प्रकार की उत्तल आकृति जो बनती है इसे हम कहते हैं लयकोलिथ। इसी में हमें एक और स्थलाकृति देखने को मिलती है। ये स्थलाकृति का नाम है, ये जैसे लयकोलिथ हो गया तो उसका नाम है लोपोलिथ। यानी ये जो ये उत्तल स्थलाकृति का निर्माण करती है होता है जिसे हम लाइकोलिथ नाम देते हैं, और जो लोपोलिथ होता है ये अवतल आकृति में होता है, यानी अवतल आकृति में रहता है, इससे हम नाम देते हैं लोपोलिथ। ये भी अभ्यांतरिक स्थलाकृति है, ज्वालामुखी से बनने वाले, ज्वालामुखी के मैग्मा के निर्माण से ये भी बनता है। लाइकोलिथ ऐसे कहते हैं लेपोलिथ, थोड़ा सा बस नाम में अंतर है, इसमें एकदम समान जान पड़ता है, लेकिन ये जो अवतल स्थलाकृति ये होगी लाइकोलिथ, ये होगी लोपोलिथ। और यहाँ पे ऊपर हमें फिर ज्वालामुखी शंकुओं का निर्माण देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, आगे है फैकोलिथ। जो फैकोलिथ आकृति होती है इसका निर्माण जो होता है, जो मोरदार जो पर्वत होते हैं, पर्वतों वाले क्षेत्र में लावा का उद्गार होता है, तो लावा का जमाव जो होता है अपनति और अभिनति में हो जाता है। इस प्रकार की आकृति को कहते हैं फैकोलिथ। यानी जो मोरदार वाले पर्वत हैं, जब ये मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करता है और बाहर न निकल के आसपास जो मोड़ पड़े रहते हैं, इन मोड़ों में, जैसे इन्हीं मोड़ों में वो मैग्मा निकल के जमा हो जाता है। जैसे यहाँ फिर मैग्मा का निर्माण हो रहा है, ये मैग्मा मान लीजिए दरारों के माध्यम से ऊपर निकलने का प्रयास कर रहा है, ऊपर न जा करके ये मैग्मा इन्हीं मोड़ों में इसका प्रसार हो गया, फैलाव हो गया, और यहाँ पे जब ये इन्हीं मोड़ों का आकार ले लेता है तो इस प्रकार की आकृति को हम कहते हैं फैकोलिथ। आगे जो बैथोलिथ दिया है, बैथोलिथ का निर्माण जो होता है इन चट्टानों के, ये जो बैथोलिथ स्थलाकृति होती है इसका जो आकार होता है ये होता है गुंबदाकार। गुंबदाकार होता है, जिनके किनारे जो होते हैं अधिकतर दिखते नहीं है और न ही लावा के आने का मार्ग इसमें पता चलता है कि लावा कहाँ से आ रहा है। इसलिए इनका आकार इतना बड़ा होता है कि जो सतह के निक्षेपण होता है, इस सतह के निक्षेपण से के बाद ही वो भी नहीं दिखता है। केवल चट्टानों की जब अपरदन हो जाता है तो अपरदन से बैथोलिथ की ऊपरी सतह हम देख पाते हैं। ये जो बैथोलिथ होता है ये इसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती है, यानी जो चट्टान कह सकते हैं कि मैग्मा जब पूरा अंदर ही पृथ्वी के धरातल के अंदर ही बहुत बड़े भाग में गुंबदाकार स्थलाकृति के रूप में इसमें जब जमा हो जाता है, फिर ठोस होता है, ठोस होने से जो ऊपर की चट्टानें टूट के हटती हैं, तो फिर इस प्रकार की स्थलाकृति का हमें पता चलता है। इसमें बस जमा हो जाती है, मैग्मा के मार्ग का भी पता नहीं चलता है। और अधिकांशतः ये जो होती हैं, जो बैथोलिथ होता है ये अधिकांशतः देखा जाए तो ग्रेनाइट चट्टान के ही ये होते हैं, ग्रेनाइट चट्टान के बने होते हैं। ये हो गई बैथोलिथ। ये है लोपोलिथ। लोपोलिथ भी हम अभी ऊपर देखेंगे, जो मैग्मा निकल के धरातल के अंदर ही जब अवतल रूप में इस तरह कुछ इसका जब जमाव देखने को मिलता है, तो इस प्रकार की स्थलाकृति को हम कहते हैं लोपोलिथ। ये भी मैग्मा के जमाव के द्वारा ही आंतरिक कह सकते हैं स्थलाकृति की ज्वालामुखी से बनने वाली। आगे देखते हैं ज्वालामुखी का विश्व वितरण। जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के विश्व वितरण को लगभग 4 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें से हम पहला क्षेत्र देखते हैं, ये है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, यानी सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये जो बेल्ट है ये विश्व के लगभग ये 2/3 क्षेत्रफल पे इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है, और इसी के आसपास जो ज्वालामुखी सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। ये दोनों तरफ काफी तटीय, कहें कि आइसलैंड आर्क या द्वीपीय चापों का निर्माण हमें देखने को मिलता है। और ये जो होती है ज्वालामुखी श्रृंखला, इसे प्रशांत महासागरीय ज्वालावृत्त, हमें सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी या ज्वालामुखी का जो उत्पत्ति हमें इसके चारों तरफ देखने को मिलता है। इसे हम कह सकते हैं फायर रिंग ऑफ पैसिफिक के नाम से इसे जानते हैं। ये इस नाम से भी प्रसिद्ध है। हम चित्र के माध्यम से रिंग ऑफ फायर को देखते हैं। ये जो प्रशांत महासागरीय मेखला है, इसमें ये ज्वालामुखी हमें इसी प्लेट के किनारे, प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है इसके किनारे हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। जो भी इसका मार्जिन से, इस मार्जिन के सहारे हमें यहाँ अधिकांशतः ज्वालामुखियां देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे ज्वालामुखी क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है। यह पेटी जो है
अंटार्कटिका के इरेबस पर्वत से स्टार्ट होके और ये जो है यहाँ से एंडीज रॉकीज पर्वत होते हुए यहाँ से और ये अलास्का तक पहुंच जाती है। यह श्रृंखला फिर मुड़ के ये एशिया के पूर्वी तटीय भागों के सहारे जापान द्वीप तक आती है। ऐसे यहाँ पे हमें जापान देखने को मिलेगा। तो जापान द्वीप के समूह फिर इसे फिलीपाइंस द्वीप समूह ज्वालामुखी पर्वतों को सम्मिलित करती हुई यहाँ से ये मिलती हुई फिर ये हमें अंदर की तरफ एक जो मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखी जो पेटी है कह सकते हैं कि फिर यहाँ से ये मध्य महाद्वीपीय में फिर मिल जाती है। मध्य महाद्वीपीय को हम अभी देखेंगे नीचे। तो इस प्रकार से ये देखने को मिलता है। विश्व का जो अधिकांश कह सकते हैं कि जो अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी हैं वो पर्वत जो पेटी है लगभग इसी श्रेणी में स्थित है। अधिकांश ज्वालामुखियां इसमें जो हवाई लैंड द्वीप का जापान द्वीप समूह तथा हवाई लैंड हो गया, यहाँ पे हवाई द्वीप हो गया। हवाई द्वीप यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ये ज्वालामुखी जो कह सकते हैं कि इसी समूह में आते हैं। इसमें जापान का जैसे फ्यूजियामा हो गया, फिलीपाइंस का माउंट ताल ज्वालामुखी, माउंट मैयाना, ये सारे अमेरिका में आ जाएगा, अमेरिका से संबंधित है, इसके नाम है। इसमें जैसे सस्ता हो गया ज्वालामुखी, रेनियर, हुड, ये सारे ज्वालामुखी इसी प्रशांत महासागरीय मेखला के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में जो हमें ज्वालामुखी का विस्तार या ज्वालामुखी उद्गार का कारण है यही अमेरिकन प्लेट और एशियाई प्लेट फिर ये पैसिफिक प्लेट तीनों के कह सकते हैं कि संचलन के कारण ही अधिकांशतः यहाँ पे हमें ज्वालामुखी दिखाई देता है। आगे जो मध्य महाद्वीपीय मेखला है, ये मध्य महाद्वीपीय मेखला हमें यही जो आता है जो प्रशांत महासागरीय मेखला, ये मेखला हमें इसी यूरेशिया कह सकते हैं कि एशियाई बेल्ट में जब ये प्रवेश करता है तो इस महाद्वीप के सहारे बीचों बीच के ये एशिया, यूरेशिया और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के सहारे इस ज्वालामुखी का विस्तार हमें देखने को मिलता है। इन दोनों महाद्वीपों के मध्य में ये अटलांटिक महासागर में ये प्रवेश कर जाती है पेटी। इसके सहारे जितनी भी हमें ज्वालामुखियां देखने को मिलती हैं, जैसे इसमें हो गया, इसकी जो शाखा है यहाँ इधर यूरोप से स्पेन व इटली से प्रारंभ होके फिर ये हिमालय होते हुए फिर हिमालय से आती है, हिमालय से गुजरते हुए म्यांमार कह सकते हैं कि होते हुए फिर यही जाके प्रशांत महासागरीय पेटी में ये पैसिफिक इधर बेल्ट है, इसमें जाके ये शाखा जो है मिल जाती है। इसी में जो भूमध्य सागर का प्रसिद्ध ज्वालामुखी हो गया, स्ट्रोम्बोली हो गया, वेसुवियस हो गया, एटना, एजियन सागर के ज्वालामुखी इस मेखला के जो महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ ईरान का देख सकते हैं, ईरान का जो देमवंद है, देमवंद ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी इसी के अंतर्गत आता है। को सुल्तान हो गया, को सुल्तान, काकेशस का एलबुर्ज पर्वत, आर्मीनिया का अरारात तथा बलूचिस्तान के बहुत सारे इसमें ज्वालामुखी आते हैं। और भारत के एकमात्र जो कह सकते हैं जो बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी, ये जो ज्वालामुखी है इसी के अंतर्गत आता है। जो मध्य महाद्वीपीय मेखला है ये जो है कह सकते हैं कि दो प्लेटों के अभिसरण यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री पे स्थित है और इस कारण से इस ज्वालामुखी पेटी का निर्माण हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, आगे जो मध्य अटलांटिक मेखला या महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय जो कटक है, ये जो पेटी है ये हमें लगभग जो कह सकते जो अटलांटिक महासागर के बीच में जो रिज है या कह सकते हैं यहाँ से हमें ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे स्थित यानी दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस प्लेट के सहारे ही, इस रिज के सहारे हमें ये मेखला देखने को मिलता है। इस मेखला की जो भी सारी क्रियाएं ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं यह अधिकांशतः हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो भी क्रियाएं यहाँ पे हो रही हैं ये सारे जल के अंदर होती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सागरीय प्लेट पे होती है, वो भी बिल्कुल बीचों बीच रिज से, तो अधिकांशतः हम दृश्य नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका जो आइसलैंड ज्वालामुखी सर्वाधिक मुख्य या कह सकते हैं कि सर्वाधिक सक्रिय जो है, यहाँ पे जो आइसलैंड द्वीप स्थित है उसके आसपास जो ज्वालामुखी उस पे निकलता है, वो आइसलैंड जो ज्वालामुखी सर्वाधिक इसमें महत्वपूर्ण है, वो सक्रिय है। आगे देखते हैं, आगे जो चौथे प्रदेश या कहें कि क्षेत्र का निर्धारण किया गया ये है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, यानी इस प्रकार की जो ज्वालामुखी हमें देखने को मिलती है, ना कि महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के किनारे मार्जिन्स पे या सागरीय किनारों पे ये ज्वालामुखी हमें नहीं देखने को मिलती है। ये ज्वालामुखी देखने को मिलती हैं प्लेटों के मध्य में, यानी जब जो हमारा पृथ्वी है, जो इसका अपर मेंटल है, यहाँ पे मैग्मा का निर्माण हो रहा है और जो ये मैग्मा निर्माण स्थल होता है इसे हम कह सकते हैं कि हॉट स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि ये जिस
जगह पे ये हॉट स्पॉट है और जो भी प्लेट इसके ऊपर से गुजर रही है, जैसे जैसे इस प्लेट के ऊपर वो इस स्थान के ऊपर वो प्लेट आ जाती है, तो ये हॉट स्पॉट में कि ये ऊपर उठने की प्रक्रिया द्वारा वहाँ की चट्टान तोड़ के और ये ऊपर निकल जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, इसे हम अंतरा प्लेट ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। यानी ये प्लेटों के बीच में मध्य में हमें दिखाई देता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, जो जिस लावा के जमाव से निर्माण हुआ है, वो प्रक्रिया इसी हॉट स्पॉट के भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट किसी हॉट स्पॉट के ऊपर गई होगी और वहां से फिर उसकी प्रक्रिया द्वारा जो यहाँ पे हमें वर्तमान में लावा का जमाव देखने को मिलता है, तो ये हॉट स्पॉट प्रक्रिया द्वारा ही यहाँ पे ज्वालामुखी का निर्माण हुआ है या उत्पत्ति हुई है। अर्थात जो प्लेट इसके ऊपर से गुजरेगी वो इसके विस्फोट द्वारा वहाँ पे हमें ज्वालामुखी का निर्माण दिखाई देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।